नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर बाई ऐसे एप्लीकेशन पर। जैसा कि आपको पता है, मेरे द्वारा आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है और इस ज्योग्राफी में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। लेकिन उन टॉपिक की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। उन टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। टॉपिक आपके सारे कवर कर दिए गए हैं, आपके एप्लीकेशन पे वो सारे टॉपिक आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपको ये क्लासेस रोजाना मिल रही हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमारे पास में जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ना कि थ्योरी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, और आज की क्लास में हम इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारे पास में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके कौन से हैं, एनसीईआरटी में किस प्रकार से टॉपिक दिए गए हैं, ये सारी चीजें आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो साथी एक बार जुड़े हैं भाई, एक बार मैं कहना चाहूंगा, तो भाई आप लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हो तो कम से कम अपनी अटेंडेंस तो लगा दो भाई कि आप लोग हाँ सर जुड़ चुके हैं और हम ये क्लास देखने वाले हैं, और क्लास देखने के साथ साथ आपके साथ में जुड़े रहेंगे और आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे और आपके साथ में आंसर भी देते रहेंगे। तो बताओ कितने लोग यहाँ पे आज आंसर देने वाले हैं, कितने लोग हमारे साथ में जुड़कर रुकने वाले हैं। गुड आफ्टरनून भाई, सीमा यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, यूपी पुलिस हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मनीष भी भाई मेरे नाम के बिल्कुल जो भी है वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो आप इसी प्रकार से जुड़ते जाएंगे और क्लास की प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है, यानी हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि पहला जो चैप्टर है जनरल इंट्रोडक्शन, वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। हमने वहाँ पे भौतिक प्रदेश भी समझ लिए हैं। तो कितने भौतिक प्रदेश हैं? 6 भौतिक प्रदेश हैं कर लिया है। अब बात करते हैं आगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके सामने इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है कि हमें यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। बताइए एक बार सभी बताइए, क्लास को आवाज आ रही है क्या? क्या मेरा वीडियो और मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है? एक बार बता दीजिए भाई। और अगर मेरी वीडियो और मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है तो क्लास को मैं कंटिन्यू करूं आगे। जल्दी से बता दो यार, कम से कम इतना तो बता दो। बिल्कुल क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन आया है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है। तो जब से मैंने पहला टॉपिक कराया था, उस पहले टॉपिक में जनरल इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपको वहां पे बॉर्डर भी बताए थे कि किसका बॉर्डर सबसे ज्यादा लगता है, किसका बॉर्डर सबसे कम लगता है, हमारे साथ में कितने देश हैं जो स्थल सीमा साझा करते हैं। तो हमारे पास में स्थल सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे कि हमारे पास में लैंड बॉर्डर लगाने वाले कितने देश हैं। तो आप कहेंगे कि लैंड बाउंड्री या लैंड बॉर्डर लगाने वाले हमारे पास में भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो 7 देश भारत के पड़ोसी हैं। और इनमें भी सबसे पहले यानी सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। और इस बांग्लादेश के साथ में जो सीमा लगती है वो हमारी 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इसका तो आंसर आपको पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा है कि मैप में एक तरफ ये वाला जो देश है वो पाकिस्तान है, जो कि हम जिसे आज के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझना चाहते हैं, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद यहाँ पे आपको चाइना दिखता है, ऊपर आपको अफगानिस्तान दिखता है, ये आपका नेपाल है, यहाँ भूटान है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट जो है वो बांग्लादेश का है। और अगर मैं इसके बॉर्डर की बात करूं तो इसका बॉर्डर अगर मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं तो आपको ये क्या दिखेगा, ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर आपका बांग्लादेश का है। ठीक है, तो ये बॉर्डर आपका कितना है? 4096 किलोमीटर का है, जो कि सबसे ज्यादा है। यस सर, क्लियर है बिल्कुल रानी बेटी, आपको अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है? ये थोड़ा सा मेरे में क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहां पे पूछा गया है कि भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। आपको पता है 4096 किलोमीटर किलोमीटर हमने जो देखा ये तो केवल बांग्लादेश के साथ है।
और अगर ये केवल बांग्लादेश के साथ है तो सर हम तो 7 देशों से सीमा लगाते हैं, और जब 7 देशों से सीमा लगाते हैं तो सर इसका मतलब ये है कि अगर इनको ऐड किया जाए तो ये ऐड करने पर ये टोटल कितना निकलेगा। और वो मैं आपको बता दूं, स्थल सीमा कहां से स्टार्ट होती है, ये गुजरात वाले पार्ट से स्टार्ट होती है, इस प्रकार से ये स्थल सीमा लगती है। और ये स्थल सीमा की आपकी काउंटिंग पूछी जाए, आपको पूछा जाए ये टोटल कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप जल्दी से बताइए क्या आंसर आप देना चाहेंगे कि सर ये इतना आंसर हमारा होना चाहिए। ये सीमा मैंने जो बनाई है यही सीमा आपकी कितनी है, तो वो सीमा आपकी यहां पर दिया गया है, इनमें से कोई एक है। तो आप क्या बताएंगे, सर हमारी जो सीमा है ना वो कितनी लगती है, हमारी जो सीमा है वो 15,106 किलोमीटर की सीमा लगती है। यानी हमारा लैंड बाउंड्री कितनी है, हमारी लैंड बाउंड्री है 15,106 किलोमीटर की। और इस 15,106 किलोमीटर से कितने देश लगे हुए हैं, तो हम भी बताया 7 देश लगे हुए हैं। और इन 7 देशों में सबसे ज्यादा किसकी लगी हुई है, तो अभी मैंने तुरंत बता दिया बेटा कि सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है। कितनी है, 4,096 किलोमीटर की है। और इसी प्रकार से फिर सबसे कम पूछा जाएगा तो सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर वो तो फिर अफगानिस्तान की लगती है। और अफगानिस्तान के साथ में हमारा मात्र 106 किलोमीटर का एरिया लगता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15,106 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। तो कितने लोगों का सही है भाई, कम से कम आंसर तो दे दो भाई। ये क्या है, रानी बेटे, ये सीमा यादव, यूपी पुलिस और यहाँ पे और लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को आंसर भी बनता भाई। नितिन कुमार है, रानी बेटी है, सुरेंद्र कुमार हैं, तो सब लोग यहाँ पे आंसर देंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड, किस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत जरूरी है बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी बनता है। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल गया तो आपका तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा कि सर ये तो हमने पढ़ा था, किससे पढ़ा था, मनीष सर से पढ़ा था, बाई एससी एप्लीकेशन पे हमने जो कोर्स लिया है उस पर पढ़ा है। तो इसी प्रकार से सुरेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं भाई। अब आता है आपका, भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। सबसे पहले सर मानक याम्योत्तर नहीं पता मुझे, अब भारत की मानक याम्योत्तर नहीं पता है, तो पहले तो मैं बता दूं कि बेटा आपको पता है ना, हमारे पास में ना जो भारत देश है, इस भारत देश के लिए अगर मैं ये बात करूं कि भारत देश की ना बहुत सारी सीमा, यानी ये जो आपको मैंने बताया ये देशांतर लाइन, एक बॉर्डर यहां से निकलता है। इसी प्रकार से भारत दूसरे देशांतर से भी इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। और ये दो देशांतर के बीच में पूरा भारत है। लेकिन भाई अगर हम टाइम की बात करेंगे ना तो इन दोनों के बीच में लगभग 120 मिनट का फर्क है, 2 घंटे का फर्क है। और इस 2 घंटे के फर्क को कम करना है ना, तो हमने क्या किया, एक मानक रेखा यहां से निकाल दी। और यही है हमारी क्या, मानक रेखा, जो कि आप में क्वेश्चन से पूछा गया है। यानी 82.5 डिग्री की जो मानक रेखा है ये हमारे पास में हमारे यहाँ के टाइम को बताती है। जो आप टाइम देख पा रहे हैं ना, अभी जो आपका 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, ये हमारा जो टाइम है वो इस वाली रेखा से डिसाइड होता है। इसलिए याद रखना, इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कहते हैं, IST लाइन कहते हैं। यानी भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर वो तो 82.5 डिग्री की है। कौन सा लैटिट्यूड होगा, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ये तो मैंने बताया है कि इसे हम पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। एक बात हमें यहां से पता चल गई। अब आपसे पूछा जा रहा है ये कितने, कहां से होकर गुजरती है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कितने स्टेट से होकर गुजरती है। तो बेटा ये याद रखना कि जिस प्रकार से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी रेखा है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन 5 राज्यों में सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश से ये गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश खत्म होगा उसके बाद ये नीचे की तरफ में मध्य प्रदेश से गुजरेगी। तो आपका दूसरा जो प्रदेश है वो आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। और जैसे ही ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी तो छत्तीसगढ़ के खत्म होने के बाद में ये पहुंचती है कहां पे, उड़ीसा में। और उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इस प्रकार से हमारे पास में ओनली 5 स्टेट हैं जो आपके इस रेखा पर
उपस्थित हैं। तो आप यहाँ पे इन चीजों को भी नोटिस कर पाएंगे कि 5 राज्य कौन से हैं, वो 5 राज्य आपके ये वाले 5 राज्य हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है, तो बेटा याद रखना मानक समय जो माना जाता है ना, वो हमारा मिर्जापुर शहर से माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, मिर्जापुर से। सीमा यादव ने बताया बिल्कुल, सुरेंद्र भाई बिल्कुल सही है, सुरेंद्र ने भी आंसर दे दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 स्टेट है बेटा, याद रखना। हमसे कर्क रेखा के बारे में सब लोग पूछ लेते हैं, लेकिन मानक रेखा में भी आपसे पूछा जाए तो 5 स्टेट हैं। ये 5 स्टेट के नाम भी बता दिए, कौन सी लाइन है ये भी बता दी, कौन सा देशांतर है ये भी पता चल गया है, और इससे होता क्या है, यहां से टाइम डिसाइड होता है। तो भारत का जो भी टाइम डिसाइड होता है वो इसी रेखा से डिसाइड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भाई ये तो हमें पता है सर, ये क्या नया बता दिया। जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। भारत अगर अगर एशिया के हिसाब से देखा जाए, या अगर आप बात की जाएगी कि भारत पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो 7वां बड़ा देश है, लेकिन हमारे पास में दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भी भारत ही है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि यहां पर ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड के। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, आप क्या आंसर देना चाहेंगे, क्यों भाई आप क्या आंसर देना चाहेंगे। और प्रयागराज के नैनी, हाँ बेटा प्रयागराज के नैनी से भी माना जाता है, लेकिन आजकल जो है मिर्जापुर और नैनी में भी क्या है कि फर्क रहता है, लेकिन कभी कभी मोस्टली मिर्जापुर का ही आंसर माना जाता है, लेकिन अगर मिर्जापुर नहीं होता उस जगह पे आप नैनी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, रानी बेटी ने आंसर दिया है 4.7। बेटा 4.7 नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास में भारत का जो क्षेत्रफल है, आपको पता होना चाहिए भारत का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का जो क्षेत्रफल है ना, ये दुनिया का 7वां बड़ा देश है। तो भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, ये आपको पता है। और अगर भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है तो इसका मतलब यह है कि ये जमीन किसी ना किसी के हिसाब से, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी। तो बेटा याद रखना, ये दुनिया का मात्र 2.4% है। कितनी है, मात्र 2.4% है ये जमीन। अब आप कहेंगे सर इसमें तो आंसर दिया ही नहीं है 2.4%। बेटा नियरेस्ट तो दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए में 2.3% तो दिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि 2.4% ही सही हो जाएगा। यानी भारत दक्षिण एशिया का तीसरा तो बड़ा देश है, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का 2.4%। और ये बात एनसीईआरटी में लिखी है बेटा, भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है, और दक्षिण एशिया का तीसरा बड़ा देश है, और भू क्षेत्रफल इस पर कितना है 2.4%। बेटा 2.5% भी जमीन नहीं है, और दुनिया भर की जनसंख्या बढ़ा के रख दी है, इतनी सी जगह पे इतने सारे लोग रख दिए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, सुरेंद्र यादव बिल्कुल सही बात है, 2.4% है। ठीक है, यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी जमीन आपको दिखाई दे रही है उसमें से ये वाली जो जमीन है ये केवल 2.4% है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 5 पर। पूछा गया है भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है, यानी ऐसा स्थान जिस पे लोग रहते हैं। आवासीय का मतलब क्या है, जिस पे लोग रहते हैं ऐसा स्थान बताना है, और भारत का वो सबसे ठंडा स्थान भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कहीं ना ये जम्मू कश्मीर की तरफ आता होगा, और जम्मू कश्मीर की तरफ आता होगा, जम्मू कश्मीर हो सकता है, हिमाचल प्रदेश हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, इसके अलावा सर लद्दाख हो सकता है। तो इन्हीं 4 जगह पे हो सकता है ये होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि ठंडा स्थान तो हमारा आपका नॉर्थ वाला पार्ट है। अगर आपका नॉर्थ वाला पार्ट है तो फिर वहां पर भी सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, जल्दी से बता। शिमला बताया है, सीमा यादव कह रही हैं जम्मू, सुरेंद्र कुमार कह रहे हैं शिमला। लेकिन बेटा एक मैं बता दूं, हमारे पास में इसे कहा जाता है प्रवेश द्वार। एक जगह है जिसका नाम है द्रास, ठीक है ये याद रखना, एक जगह है जिसका नाम है द्रास। और इस द्रास कोई बात करेंगे, ये द्रास कहां पे है, तो बेटा ये लद्दाख में है। ठीक है, ये कहां पर है, ये लद्दाख में है, कारगिल जिले में है। तो आपसे पूछा जाए ये कहां पर है, कारगिल जिले में है। और कारगिल जिले में होने के साथ साथ यहां पे जनसंख्या भी निवास करती है बेटा। और जब जनसंख्या रह रही है तभी तो पूछा गया आवास कौन सा, आवासीय स्थान बताना ठंडा वाला। तो लद्दाख का, इसे लद्दाख का
प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बेटा ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है कि लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो लद्दाख का प्रवेश द्वार द्रास को कहा जाता है। द्रास को दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान भी माना जाता है जो बसा हुआ है। बेटा ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। और यहां पे जो बताया शिमला गलत है बेटा, शिमला गलत है, जम्मू भी गलत है। आप लोगों ने जो बताया है ये गलत आंसर दिए हैं। इसलिए तो कहता हूं अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा, मेरी जो थ्योरी की क्लास है अगर आपने नहीं देखी है तो आप इनके आंसर कैसे दे पाओगे। इसीलिए कहता हूं कि थ्योरी की क्लास देखना बहुत जरूरी होता है जब आप एक क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो भारत का जो ठंडा ठंडा कूल कूल शहर है ना वो द्रास है जो कारगिल जिले में है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी। तो अब याद हो गया, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, कहां पे, लद्दाख में। इसे लद्दाख का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। दुनिया का कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का ठंडा स्थान है। इतनी बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है बेटा, ये कहता है कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा की बात हो रही है सर। कर्क रेखा के बारे में हमने एक बात पढ़ी है कि कर्क रेखा जो है ना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही बात पढ़ी है, इसमें कुछ गलत नहीं पढ़ा आपने। तो इसका मतलब यह है कि 8 राज्यों में से इनमें से एक राज्य ऐसा है जो 8 राज्यों में नहीं आता। यह भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां पे पूछा जा रहा है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरे। तो आप यहां पे क्या बताएंगे कि हमारे पास में ना यहां से एक रेखा गुजरती है और ये रेखा जो है इस तरीके से जाती है। ठीक है, और इस तरीके से अगर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि यहां से अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे क्या हो, कैसे सीधी हो जा। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है। अब ये आपकी स्टेट आपकी कितनी है, तो यहां से पूछा जाता है बेटा 8 जगह हैं, 8 हमारे पास में स्टेट हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कर्क रेखा कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 8 स्टेट से होके गुजरती है। सबसे पहला स्टेट आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है वो आपको कौन सा दिख रहा है, तो याद रखना इसे कहते हैं गुजरात। तो गुजरात से सबसे पहले गुजरती है। उसके बाद आपको गुजरात के बाद कुछ छोटा सा पार्ट आपको राजस्थान का दिखाई देगा। राजस्थान के बाद में ये कहां पहुंचती है बेटा, ये मध्य प्रदेश में पहुंचती है। और ये मध्य प्रदेश को जब पार कर लेती है तो मध्य प्रदेश से होते हुए ये कहां पहुंचती है, तो ये वाला आपको बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, पूरा पूरा ग्रीन वाला, ये मध्य प्रदेश है। फिर नीचे से हल्का सा आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये आपका छत्तीसगढ़ है। तो मध्य प्रदेश के बाद ये कहां पहुंचती है, छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बाद ये कहां पहुंचेगी, झारखंड। और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद में ये कहां पहुंचती है, पश्चिम बंगाल। फिर आता है आपका त्रिपुरा और लास्ट आता है आपका मिजोरम। तो इस प्रकार से मेरे पास में 8 स्टेट हैं जहां से ये कर्क रेखा गुजरती है और यही आपसे पूछे गए हैं। तो जब आप इनके आंसर देंगे, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इनमें से होना चाहिए कौन सा, त्रिपुरा बिल्कुल है। मध्य प्रदेश तो बहुत सबसे बड़ा राज्य आपका यहीं पे है। तो हमारे पास में उड़ीसा नहीं है। और यहाँ पे आंसर दे दिया है सुरेंद्र कुमार ने, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिल्कुल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत सी ये सुरेंद्र और सीमा यादव ने भी उड़ीसा बताया, नितिन भी बता रहे हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अब इसमें ना एक चीज ऐड कर दूं। एक चीज ऐड क्या करना है सर, बेटा मध्य प्रदेश है ना, यहां से ना सबसे ज्यादा रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश वाला पार्ट आप देखेंगे यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे एंड हो रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है। तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से गुजरती है बेटा, एक क्वेश्चन तैयार, कौन सा, मध्य प्रदेश। सबसे कम किस स्टेट से गुजरती है, तो दूसरा क्वेश्चन भी याद कर लेना, सबसे कम राजस्थान। तो ये क्वेश्चन आपके लिए और इंपॉर्टेंट बन गया कि सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश, सबसे कम आपका राजस्थान। क्यों भाई, आया समझ, आ गया, कम से कम बता तो दो यार, कैसी बातें करते हो, बातें ही नहीं करते हो। सीधी बात ये है एक टीचर होता है वो ये कहता है कि बेटा बातें नहीं होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे कहता रहता हूँ बेटा कम से कम बातें तो कर लिया करो, कम से कम हमें पता तो चले कि आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपने कोर्स लिया है। तो कोर्स लेने के बाद में आप किस प्रकार से इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, आपने यहाँ पे जो पढ़ा है उनका फीडबैक क्या है, ये सारी चीज़ें तो आप बता सकते हो ना। क्यों भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है, बहुत बार बता दिया बेटा मैंने, कितने देशों से साथ जुड़ी हुई है। आप क्या कितना बताओगे बेटा, भू सीमाओं का मतलब है जहां से आपकी भूमि लगी हुई है।
अब मैंने आपको बताया है कि भूमि आपकी कहाँ से लगी हुई है, ये पार्ट से, ये बता दिया मैंने। ये पार्ट जो बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आपके स्थल सीमा है, और स्थल सीमा जो है ये हमारे पास में कितना था, पहला ही क्वेश्चन था आपका 15,106 किलोमीटर, कहीं कहीं पे आपको 15,200 किलोमीटर दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहाँ जा रहे हैं, अरे मेरे से ही गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये जा रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा बन गया अरुणाचल प्रदेश से होते हुए अब पहुंच गए हम लोग बांग्लादेश, ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये रेड कलर में जो मैंने बनाया है, ये रेड कलर में हमारी स्थल सीमा को बताता है। अब स्थल सीमा को अगर ये बता रहा है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो बेटा ये है हमारा भिखारिस्तान, जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं बेटा, और पाकिस्तान के जस्ट ऊपर आपको दिखेगा अफगानिस्तान। तो दो देश हमारे यह हो गए। अफगानिस्तान की तरफ से आएंगे नीचे की तरफ में तो आपको चाइना दिखेगा। आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका नेपाल का पार्ट है। यहाँ का आपको दिख रहा है, ये हमारा भूटान का पार्ट है। ये आपको दिख रहा है, इसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश के बाद आपको एक देश ये वाला जो दिख रहा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं। आप देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए, 7 देश हैं, यानी 7 देश हैं जो भारत के साथ में सीमा बनाए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए बेटा। जैसे ही मैंने बोला ना बातें करो, सारे शांत हो गए। अरे यार ये क्या कर रहे हो यार, कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि हाँ भाई हमारा आपस में बातें रहनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और आप लोगों के आंसर भी आने चाहिए। सुरेंद्र कुमार ने तो बता दिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चीन। बेटा तुम्हारा एक देश को ही रह गया। अब बताओ तुमने कौन से देश को नहीं बताया। आपने 6 देश बताए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और चीन। एक देश रह गया, जल्दी से आप कमेंट करके वो देश को भी और बता दो कौन सा रह गया। अब बात करते हैं कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो नेपाल कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सुरेंद्र कुमार ने बता दिया। बहुत सही बेटा सुरेंद्र, अब आपको पता चल गया कि आपसे कहाँ गलती हुई थी, ठीक है। ये पार्ट जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं नेपाल। इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं नेपाल। और ये नेपाल जो है, पूछा जा रहा है कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, तब आपका आंसर क्या होगा कि सर पहले तो हमें पता होना चाहिए कितने राज्य हैं हमारे पास में नेपाल से जुड़े हुए। तो नेपाल से जुड़े हुए राज्यों की सीमाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा राज्य है, इसे कहते हैं हम उत्तराखंड। तो सबसे पहले याद रखना कि हमारा उत्तराखंड जो है वो नेपाल से सीमा लगाता है। आपको पता है उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल से सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन सा हो सकता है भैया, आप दिमाग लगाना थोड़ा सा। सर उत्तर प्रदेश के अलावा ये जो पार्ट दिखा रहे हो ना आप लोग येलो कलर का, ये इसका मतलब बिहार है। बिल्कुल है, यहाँ पे अभी छठ पूजा जो हुई है ये बिहार वाला इलाका है जहाँ पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं। बिहार के जस्ट ऊपर की तरफ में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल दिखेगा आपको। पश्चिम बंगाल के बाद आपको ऊपर आपको दिखेगा सिक्किम। तो सिक्किम भी आपका किससे सीमा लगाता है, ये आपका लगाता है नेपाल के साथ सीमा। तो कितने स्टेट हो गए, तो आप कहेंगे सर 5 स्टेट, यानी 5 स्टेट हमारे पास में है। तो पांचों स्टेट क्या लगाते हैं, नेपाल के साथ में सीमा लगाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखना बेटा कि ये सबसे ऊपर जो दिया है ना, ये हमारा उत्तराखंड है, ये यूपी है, ये बिहार है, यहाँ पे आपको सिक्किम दिखाई देगा, और ये जो है आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा है, ये वेस्ट बंगाल है। तो इस प्रकार से हमारे पास में 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आता है। लक्षद्वीप की बात आ गई। अरे भाई लक्षद्वीप की बात आ गई, वे वही जगह है जहां पे नरेंद्र मोदी एक बार जाके फोटो खिंचा लेते हैं और उसके बाद में मालदीव की इकोनॉमी धड़ाम हो जाती है। ये वही जगह है जहां पे हमारे पास में बहुत सारे बीच हैं। ये वही जगह है जहां पे हाई कोर्ट जो लगता है वो केरल का हाई कोर्ट लगता है। ये वही जगह है जहां पर 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। ये वही जगह है जहां पर ये अरब सागर में आपको ये द्वीप दिखाई देते हैं।
यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कोरल आइलैंड भी दिखाई देते हैं, और ये मैंने पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा है तो यही बात बोल रहा हूँ, दोबारा से पढ़ लेना, क्लासेस को दोबारा से देख लेना, आपको रिकॉर्ड पे तो क्लास मिल चुकी है ना। अब बात करते हैं कि हमारे पास में लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित भारत की समुद्र तट की लगभग लंबाई कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थल सीमा कितनी है। सर भारत की जो स्थल सीमा है ना वो 15,106 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 15,106 किलोमीटर। ये तो सर आपने बता दिया था, पहला ही क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल है। अब भारत की स्थल सीमा के बाद में ना, भारत की स्थल सीमा के बाद भारत की जल सीमा भी निकलती है, मैरी टाइम बाउंड्री भी निकलती है, समुद्री सीमा भी है। अब आप कहेंगे सर समुद्री सीमा है, हमें तो पता ही नहीं था। अरे भाई तुम्हें ये नहीं पता है? तुम्हें पता है कि हमारे पास में ना पानी में भी सीमा लगती है, मैरी टाइम यानी समुद्र से भी सीमा साझा करते हैं। ये लो मैंने बना दिया रेड कलर में, ये लो रेड कलर का बनाया ना, ये आपकी समुद्री सीमा को बताता है। इसके अलावा आपको यहाँ लक्षद्वीप छोटे छोटे पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये मैं रेड में ही बना दे रहा हूँ, ये आपके लक्षद्वीप में। इधर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार दिखेगा। तो ये आपका अंडमान निकोबार, ये आपका लक्षद्वीप, और ये भी तो समुद्र में है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास में कितनी सीमा हो जाती है बेटा? याद रखना, ये सीमा जो है ना 7,516 किलोमीटर की है। ठीक है, कितनी है? 7,516 किलोमीटर की। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं ये पूछूं कि भारत में ना जितनी सीमा लगी है ना, इनमें सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि सर ये वाला पार्ट मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, औरों की अपेक्षा में मुझे ना सर ये पार्ट ज्यादा बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ ना कि सबसे लंबी तटीय रेखा हमारी इससे लगती होगी। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबसे लंबी तटीय सीमा के अलावा हमारे पास कितने स्टेट हैं जो इस तट से लगे हुए हैं, तो भारत के तटीय राज्य, और बेटा ये मैंने पढ़ाया है, ये मैं सारी वो चीजें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आई हैं और मैंने ही पढ़ा दी आपको। तो स्टेट कितने हमारे पास में? 9 स्टेट हैं, जिसमें गुजरात, गुजरात के नीचे आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आपका गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के नीचे तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, और ऊपर आएंगे तो आपको उड़ीसा, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल दिखेगा। और यूटी की बात करेंगे तो बेटा यूटी भी आपको यहाँ पे कितने दिखते हैं? यूटी आपको यहाँ पे दिखेंगे 4। कितने? 4। 4 का मतलब पुडुचेरी, पुडुचेरी दमनदीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आया समझ? अगर समझ में आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भाई सर दक्षिणतम का मतलब, दक्षिणतम का मतलब बेटा ये है कि हमारे पास में बेटा 4 दिशाएं होती हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में ना 4 दिशाएं हैं। एक होता है नॉर्थ, एक होती है साउथ। तो नॉर्थ ये होती है, साउथ नीचे होती है, ये होता है आपका ईस्ट, और ये साइड होता है आपका वेस्ट। अब आप बताओ दक्षिणतम का मतलब जो नीचे की साइड में होगा। अब भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो आपके पास में ना एक दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो एक तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा सर, कहीं ना कहीं साउथ वाला पार्ट तो यही होना चाहिए। एक पॉइंट मैं बताऊं, ये वाला है बेटा, ये जो मैंने दोनों रेड रेड सर्कल कर दिए ना, ये दोनों दक्षिणतम बिंदु हैं। लेकिन 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 जो दूरी है ना वो इसकी ज्यादा है, और आपसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाएगी तो हमेशा ये पॉइंट आपका गिना जाता है। आपसे मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाएगी तो हमेशा ये पॉइंट गिना जाता है। याद रखना, तो हमसे पूछा है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे ज्यादा साउथ में कौन सा है, तो वो आपको वो वाला पॉइंट दिख रहा है, और इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है इसका नाम? इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। और अंडमान निकोबार में भी कहां पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणतम आइलैंड भी माना जाता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु भी इसी पर मिलता है। अब आपके माइंड में आएगा सर 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 दक्षिणतम बिंदु तो बता दिया, अब आप इनके भी नाम बता दो, जो नॉर्थ में कौन सा है, आपका ये भी बता दो कि ईस्ट में कौन सा है। तो बेटा ये याद रखना, इनके भी नाम बता देते हैं। जब इनके नाम पढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? इधर वाला पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। ये भारत का सबसे
नॉर्थ पॉइंट है। कौन सा है? सबसे नॉर्थ पॉइंट है। अब अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इसे कहते हैं किबिदु, ठीक है। और ये किबिदु जो है ये भारत का सबसे ईस्ट पॉइंट है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिदु, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु इसे किस नाम से जानते हैं? गोहार मोती के नाम से जानते हैं। गोहार मोती जो कि गुजरात में है, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये आपका भारत का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, और ये भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसे हम क्या जानते हैं? जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आप इसको जानेंगे कि इसका नाम है कैप कोमोरिन। इस वाले का नाम है कैप कोमोरिन, और ये कैप कोमोरिन कन्याकुमारी में या फिर कन्याकुमारी इसके नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ये भारत का दक्षिण बिंदु है, और वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दोनों वर्ड में फर्क है, ये दक्षिण है यानी दक्षिण में, दक्षिणतम यानी सबसे ज्यादा दक्षिण में। बताओ ये बात समझ में आ गई? क्यों भाई? सीमा यादव, सुरेंद्र कुमार, मनीष और इसके अलावा यूपी पुलिस, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम से कम इतना तो बता दिया करो बेटा। बेटा मैं आपको थ्योरी में भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके अलावा जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसको भी मैं अच्छे तरीके से ही करा रहा हूं। और अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम बता तो दो। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और किस भाग में उपस्थित है? आपको पता है, भारत की बात करते हैं, पृथ्वी का पता है आपको? पृथ्वी कैसी है? तो आप कहेंगे सर पृथ्वी ना सर ऐसी है, ये बना दिया हमने पृथ्वी। और अगर सर इसे पृथ्वी बना रहे तो कम से कम इस पर रंग भी डाल दो। बिल्कुल रंग डाल दिया भाई। अब रंग डाला है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास में ना एक लाइन तो ये है, ठीक है, एक लाइन आपकी कौन सी है? ये लाइन है, ठीक। इसे कहते हैं विषुवत रेखा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विषुवत रेखा। और अगर इसे विषुवत रेखा कहते हैं तो एक लाइन आपकी ये है जिसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं 0 डिग्री लाइन। और 0 डिग्री लाइन के अलावा इसे जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है। और जब मैं भारत की बात करता हूँ बेटा, जब मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत आपको कहाँ दिखाई देगा? भारत आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये कुछ गड़बड़ी बन गया, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। भारत को बना के ही मानेंगे बेटा, भारत हमारा सबसे प्यारा भारत। चलो ये नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं है। हम इतना समझ लेते हैं कि हमारे पास में ना भारत जो है ना वो यहाँ है, ठीक है। हमारे पास में भारत जो है वो कहाँ पर है? इस जगह पे है। अब आप बताओ इसको क्या कहेंगे? एक हमारा क्या है? नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। यहाँ पे कोई देश होगा तो उसे क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो भारत कहाँ पे है? नॉर्थ में है। भारत कहाँ पे है? ईस्ट में है। तो भारत हमारा कहाँ पे? उत्तर में है। भारत हमारा पूर्वी में है। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए इस हिसाब से, तो क्योंकि भारत कहाँ पे है? उत्तर में है विषुवत के हिसाब से, और लाइन 0 डिग्री के अकॉर्डिंग कहाँ पे है? 0 डिग्री के अकॉर्डिंग ईस्ट में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है बेटा पूछ सकते हो, आपके लिए यहाँ पे पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के अलावा पास कराने की जिम्मेदारी भी लेके बैठे हैं। तो बेटा अगर आप चाहते हो कि हमें पास होना है तो आप कम से कम पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली या परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है क्या? भारतीय मानक समय, मैंने शुरुआत में बता दिया था आईएसटी के बारे में। आईएसटी क्या है? भारतीय मानक समय है। आईएसटी क्या है? 82.5 डिग्री की लाइन है। कौन सी लाइन है? देशांतर लाइन है। देशांतर कौन सी? क्योंकि भारत ईस्ट में है, और ईस्ट में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा यानी देशांतर होगा। इतनी बात हमें सर पहले ही बता चुके हो आप, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अब बोला है कि ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। अब इस बात को समझने के लिए मेरे पास में अगला मैप है। ये हमारा क्या है? पृथ्वी का एक पूरा सा हमने ग्लोब ले लिया है। आपको पता है कि हमारा हमसे पूछा है 0 डिग्री के लिए,
तो 0 डिग्री तो पता हो हमें कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे 0 डिग्री ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा, ये मैंने बना दिया 0 डिग्री का पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका 0 डिग्री का पॉइंट। अब आप कहेंगे कि सर भारत के लिए कहाँ पे बताओगे, तो बेटा भारत के लिए मैं जो बता रहा हूँ ना वो 82.5 डिग्री का है, जो आपके लिए कहाँ से जाएगा, वो इस जगह से जाएगा। ठीक है, ये है आपका 82.5 डिग्री का। तो अब आप बताओ कि यहां से अगर मैं देखूंगा, इसे कहेंगे हम 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो आप बताओ 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच में कितने घंटे का अंतर आएगा। आप कहेंगे सर कैसे बताएंगे हम, हमें ये भी तो बता दो। बेटा 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी जो है 4 मिनट लेती है। अब आप बताओ 82 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी। 82 का सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है, तो 82 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से कर दूं तो कितना आएगा, ये आ गया 8 और आ गया ये 328। तो 4 मिनट से अगर मिनट से रिप्लाई किया तो मल्टीप्लाई किया तो सर 328 मिनट आया है। और 300 में सर अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं 5 घंटे होते हैं हमारे पास में, ये 300 का मतलब है 5 घंटे। तो कहीं ना कहीं 28 मिनट को अगर मैं मिला दूं तो ये हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। तो हम 0 डिग्री से कितना आगे हो गए बेटा, 5.5 घंटे आगे हो गए। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 5.5 घंटे होना चाहिए। आगे हैं या पीछे हैं, तो मैंने कहा हम आगे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 घंटे 30 मिनट हम GMT से आगे हैं। ये GMT वही है जहां पर आपका लंदन दिखाई देता है, जहां पे आपको ब्रिटेन दिखाई देता है। ये ब्रिटिश से के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए 5 घंटे 30 मिनट हम ब्रिटेन से आगे हैं। ठीक है, यस सर सी, बिल्कुल सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। 13 क्या कहता है, कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक रूप से दर्शाता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ना सटीक रूप से सही होगा। अब आप खुद देखो इनमें से कौन सा आपको सही दिख रहा है, बताओ क्यों। बेटा एक चीज याद रखना, मैंने जो बताया था ना अभी 0 डिग्री, इस 0 डिग्री को कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब GMT तो आपको चारों ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, हम 5.5 घंटे आगे हैं, तो GMT के आगे 5 घंटे 30 मिनट लगा होगा। तो सर कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में से होगा। बेटा आगे हैं तो प्लस लगाना पड़ेगा ना, आगे है ना, आगे होने का मतलब क्या है, हम प्लस लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा, क्योंकि हम 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं GMT से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन से, 0 डिग्री से। अब आप बताओ ये आपने कभी भी अपने मोबाइल में देखा है, मोबाइल में बेटा यही आता है प्लस GMT प्लस 5:30 GMT, या फिर लिखा होगा 5:30 GMT। इसका मतलब है कि GMT से 5.5 घंटे आगे हैं हम। ठीक है, बिल्कुल सही बताया सुरेंद्र कुमार। सीमा यादव ने भी बता दिया ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही सही है, डी आंसर होगा। यूपी पुलिस का भी आंसर आ चुका है, बहुत सही है बेटा। यूपी पुलिस भाई तुम्हारा डेडिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जुड़े हो, आपकी जॉब होने के बाद भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी अच्छी पोस्ट पे जरूर जाओगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। वह कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, एक ही राज्य है, अब बताओ जल्दी से बताओ। बेटा एक चीज याद रखना, सिक्किम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, यानी हमसे पूछा जाए कि पूर्वोत्तर राज्य में शामिल है कौन, सिक्किम। लेकिन ये 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, ये याद रखना, ये सिक्किम जो है पूर्वोत्तर राज्य में शामिल किया गया है। आपको एक बात और नोटिस करनी चाहिए, 16 मई 1975 का टाइम था। कौन सा टाइम था बेटा, 16 मई 1975 का टाइम हुआ करता था। और यहाँ पे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा संशोधन, 36वां संविधान संशोधन किया गया। और जब संविधान में संशोधन किया गया किसके लिए, सिक्किम के लिए, तो जरूर इसे राज्य घोषित किया गया होगा, जरूर इसे राज्य में शामिल किया गया होगा। तो संविधान संशोधन के द्वारा इसे 22वां राज्य घोषित किया गया था। कौन सा राज्य घोषित किया गया था, 22वां राज्य घोषित किया गया था। अब 22वां राज्य घोषित तो कर दिया, अब उत्तर में एवं उत्तर पूर्व में, चीन से पूर्व से भूटान में, यहां पे देखेंगे एक तरफ आपकी इसकी सीमा जो लगती है सिक्किम की, चीन से लगती है,
एक तरफ इसकी सीमा लगती है नेपाल से, एक तरफ इसकी सीमा लगती है भूटान से। तो तीन तरफ से तो ये देशों से, तीन देशों से घिरा हुआ है, चीन, नेपाल और भूटान से। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल से ही घिरा हुआ है, एकमात्र राज्य इसके साथ में क्या करता है, सीमा लगाता है। तो एकमात्र अकेला राज्य है जो किससे सीमा लगा रहा है, इस सिक्किम से सीमा लगाता है। ये सिक्किम ही है जहां से आप यहां पे देख पा रहे होगे कि जो तीन अलग अलग देशों से सीमा लगा रहा है। तो सिक्किम की तरफ एक तरफ नेपाल है, हाँ 36 में बिल्कुल सही बात बता रहे, 36 बस वो संशोधन हुआ था, उसमें इसे 22वां राज्य घोषित किया गया था। 16 मई 1975 को हुआ था। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का राज्य बनाया गया था। उत्तर की तरफ में देखेंगे तो उत्तर में आपको चीन से इसकी सीमा लगेगी। जब हम इसके ईस्ट में देखेंगे तो भूटान से सीमा लगती है, इसके वेस्ट में देखेंगे तो इसकी नेपाल से सीमा लगती है, और इसके साउथ में देखेंगे तो इसकी पश्चिम बंगाल से, भारत के पश्चिम बंगाल से ही सीमा साझा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूछा जा रहा है। भाई रेड क्लिफ रेखा सबसे ज्यादा विवादित रेखा के रूप में इसे जाना जाता है। वैसे तो भाई हमारे यहाँ पे जितनी भी रेखाएं सारी ही विवादित बना के गए थे सब ये अंग्रेज। तो सबसे पहले याद रखना किन देशों के बीच में है, तो आप कहेंगे सर भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। बिल्कुल है भैया, पाकिस्तान वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेड क्लिफ लाइन भी है। लेकिन 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 बेटा यहाँ पे जो है ऑप्शन भले ही ऑप्शन नंबर बी हो, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हमारे पास में बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ में ही रेड क्लिफ लाइन लगती है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तब वो जो बांग्लादेश वाला जो पार्ट था वो भी कभी पाकिस्तान ही हुआ करता था। तो दोनों लाइन को बनाने वाला रेड क्लिफ ही था, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जो आपको बुक में दिया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही रहना चाहिए। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है 2 घंटे तक क्लास लिया करो। भाई 2 घंटे की बात आएगी तो 2 घंटे भी क्लास लेंगे, हमने तो 5-5 6-6 घंटे भी क्लास ली, लेकिन आप जुड़े हो। हम यूट्यूब पे भी एक बार को आप कोशिश किया करो कि यूट्यूब पे भी देख के आप क्लासेस को देख लिया करो रेगुलर बेस पे, वहाँ पे भी बहुत सारी क्लासेस हम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करेंगे तो आपको मैंने अभी बता दिया वो कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डूरंड लाइन किसके बीच लगती है, भैया डूरंड लाइन जो है ना ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है। किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है बेटा, ये याद रखना। ये भारत के बीच में भी लगती है, लेकिन मोस्टली पार्ट जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का पार्ट है। ठीक है, ये याद रख लेना। मैं RWA में स्टडी करता हूँ, तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप कहीं ना कहीं तो पढ़ते ही हैं, और आपने हमारा भी कोर्स ले रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप हमसे भी पढ़ते हैं। और ये बात सही है कि आप अगर 1-2 जगह से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन भी मिलता होगा, और कंपैरिजन में आपको पता चल रहा होगा कि क्लास कहाँ से सही आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि किसी को नीचा दिखाना है, लेकिन आपको मैं ये जरूर कहूँगा कि क्लासेस आपके अकॉर्डिंग जहाँ से आपको फ़ायदा हो, जहाँ से आपको लगता हो कि बहुत अच्छा चल रहा है, आप वहाँ से पढ़ें बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? बेटा पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम स्कॉटलैंड से तुलना कर रहे हैं। अब स्कॉटलैंड कहाँ पे है? तो आपका जो स्कॉटलैंड है ना ये यूरोपीय देश है। स्कॉटलैंड कैसा देश है? एक यूरोपीय देश है। और अगर ये यूरोपीय देश है तो कहीं ना कहीं इसकी सुंदरता, इसकी नेचुरल जो चीजें हैं इसके अंदर, यानी इसके अंदर जो घाटियां हैं, इसके अंदर खूबसूरती जो है, अगर मैं उसकी तुलना करूंगा तो वो तुलना हमारे भारत के किसी एक शहर से होती है। तो जल्दी से बताइए पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? बताओ शिलोंग। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन दूं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। अब पूर्व का स्कॉटलैंड का मतलब पूरब में ही होगा, और भारत के पूर्व में आपको ये सारे दिखेंगे, और जिसमें से एक पड़ता है शिलोंग। और ये शिलोंग की मैं बात करूंगा, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय, मेघालय की राजधानी है। तो आपसे बोला जाए शिलोंग कहाँ की राजधानी है बेटा? मेघालय की राजधानी है।
और अगर ये मेघालय की राजधानी है तो जहां पे आपको शिलोंग दिखाई दे रहा है, ये इसकी वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, यहां पे आप देखेंगे कि झरने बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, जिन्हें एलिफेंट फॉल के नाम से भी जानते हैं। इसके आसपास का इलाका बहुत अच्छा दिखाई देता है, यहाँ पे बारिश का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी एक खूबसूरती है जो कि नेचुरली है, जो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। बेटा काठियावाड़ की बात करते हैं। आपने कई बार सुना होगा काठियावाड़ प्रायद्वीप। सर फिर दिमाग में आएगा, सर प्रायद्वीप तो ये वाला पार्ट है ना, काठियावाड़ को प्रायद्वीप क्यों कह रहे हो? प्रायद्वीप वाला पार्ट कहीं ना कहीं सर मैंने जो पढ़ा है आज तक, तो मैंने ना सर इसको पढ़ा है कि ये वाला जो त्रिभुज आकार बन रहा है ना, ये ही है हमारे लिए प्रायद्वीप। बेटा एक चीज है, प्रायद्वीप की परिभाषा कहती है कि तीन तरफ से पानी से घिरा होना चाहिए। तो आप एक बार जरा काठियावाड़ को देख लो। किसको देख लो? काठियावाड़ को देख लो। और इस काठियावाड़ की बात करेंगे तो आप यहां पे क्या देख पाएंगे कि ये देखो, ये है आपका एक काठियावाड़। यहां पानी है, बिल्कुल है। यहां पानी है, बिल्कुल है। यहां पानी है, बिल्कुल है। सर तीन तरफ से पानी तो इसमें भी है, और अगर तीन तरफ से पानी है तो कहीं ना कहीं हमें पता चल चुका है कि काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है ये एक प्रकार से पेनिनसुलर का पार्ट है। तो भारत अकेला पेनिनसुलर वाला पार्ट ये नहीं है, भारत में काठियावाड़ भी एक पेनिनसुलर है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाया है काठियावाड़ प्रायद्वीप इनमें से किसका भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो क्या आंसर होगा? और बता दिया इन्होंने अहमदाबाद, बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि काठियावाड़ कहां पर है? गुजरात में है। और अगर गुजरात में है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं गुजरात का एक अकेला शहर हमें यहां पे दे रखा है अहमदाबाद, तो इसका पार्ट कौन सा होगा? अहमदाबाद हो जाएगा। और काठियावाड़ अपने आप में एक पेनिनसुला है, काठियावाड़ अपने आप में एक प्रायद्वीप है, और प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। क्या कहता है? भारत की 7 बहनें, बेटा बहनों की बात की जा रही है यहां पे। अब 7 सिस्टर्स की बात की जा रही है। अभी तो सर आपने एक पॉइंट बताया था कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य, अब मैं बता रहा हूं 7 सिस्टर्स। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब आपसे पूछा जाए पूर्व 7 सिस्टर्स, यहां पे चलिए पहले मैं 7 सिस्टर्स ही बताता हूं। जब आपसे पूछा जाए 7 सिस्टर्स, तो 7 बहनें भारत में कौन सी हैं? तो याद रखना, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश आपकी एक बहन हो गई, इसका मतलब हाँ जी हो गई। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे की तरफ में आप आएंगे तो आपको दिखेगा नागालैंड। नागालैंड से नीचे तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा मणिपुर। मणिपुर के नीचे की तरफ में है आपका मिजोरम। मिजोरम से जस्ट ऊपर की तरफ में देखेंगे त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश में तीन तरफ से घिरा हुआ है बेटा। और इसके ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको यहाँ पे दिखेगा मेघालय। और मेघालय के लिए अभी हमने देखा कि पूर्व का स्कॉटलैंड, यहाँ का शिलोंग है जो कि एक राजधानी है इसकी। मेघालय के बाद में आप क्या देखेंगे? असम। ठीक है, अब आप बताओ कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 सिस्टर्स तो सर कंप्लीट हो गई। सर कहीं ना कहीं सर मैंने पूर्वोत्तर के रूप में सिक्किम को भी पढ़ा है। बेटा याद रखना, जब आपसे पूर्वोत्तर राज्य पूछे जाएं, यानी हमसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य पूछे जाएं, तो राज्य में आपका 7 सिस्टर्स आएंगी। और 7 सिस्टर्स के साथ में अगर मैं यहां पे सिक्किम को भी ऐड कर दूं, यानी हमारे पास में पूर्वोत्तर राज्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो पूर्वोत्तर राज्य आपका है सिक्किम, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 7 राज्यों का पार्ट आपका सिक्किम जरूर सिक्किम नहीं है, ये केवल पूर्वोत्तर राज्य का पार्ट है, ये 7 बहनों का पार्ट नहीं है। सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार लाइक की तरह है। बेटा लाइक कर दिया करें ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ये लाइक की तरह है। आप देखेंगे भारत में लाइक वाला पार्ट जो दिखता है वो सिक्किम का दिखता है, ठीक। और नहीं दिखता है तो देखें कहीं ना कहीं हमने कहीं ना कहीं दिया होगा। लो 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 लो, ये आ गया आपका लाइक वाला पार्ट।
ठीक है, तो ये हो गया सिक्किम, जो कि हर टाइम कहता है लाइक। सीमा यादव ने तो कर दिया लाइक, लो। ठीक है बेटा, ठेंगा तो नहीं दिखा रहे कहीं, फिर कह रहे हो यार ठेंगा है, ले लो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए भारत से किस देश की सीमा नहीं जुड़ी है। हम समझ चुके हैं कि 7 देश हैं जिनके साथ में हमारी सीमा लगती है, और 7 देशों के नाम मैं कई बार बता चुका हूं। तो आप में देखेंगे 7 देशों में पहला जो देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। ये सर अभी तो आपने बताया था, बिल्कुल बताया था मैंने। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो अफगानिस्तान दिखेगा, और अफगानिस्तान के बाद नीचे की तरफ में जब आएंगे, यानी हम जब ईस्ट की तरफ में जाएंगे तो चाइना से हमारी सीमा लगती है। जब हम उत्तर प्रदेश के ऊपर की तरफ देखेंगे तो नेपाल से सीमा लगती है। जब हम सिक्किम के राइट साइड देखेंगे यानी ईस्ट की तरफ में देखेंगे तो भूटान से भी सीमा लगती है। और जब भारत के बिल्कुल ईस्ट की तरफ में देखेंगे तो म्यांमार से सीमा लगती है। और भारत के धसा हुआ बीच में है एक जिसका नाम है बांग्लादेश, जो कि ज्यादा ही उत्पात कर रहा है आजकल। तो ये हमारा 7 देश हैं। कौन सा नहीं आ रहा? तजाकिस्तान नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सुरेंद्र भाई। इसके अलावा यूपी प्लस बहुत बढ़िया आंसर जा रहे हैं। सीमा का भी आंसर अच्छा जा रहा है, बहुत ही सही आंसर जा रहे हैं। ठीक है, आप इसी तरीके से अगर आपने क्लास लिए हैं बेटा तो आपके सारे आंसर इसी प्रकार से निकलते जाएंगे। और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है ना तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। जब हम क्वेश्चंस देखते हैं ना तो क्वेश्चंस में हमें खुद आंसर आते हैं। कैसे? क्योंकि थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो वहां से बस क्वेश्चंस की आपको क्या देखनी होती है? लैंग्वेज देखनी होती है, किस प्रकार से लैंग्वेज में पूछ रहा है। बाकी सब कुछ वही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाते हैं। तो भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? हमें यहां पे बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो महाराष्ट्र की सीमा से नहीं जुड़ा है। अब आपके माइंड में आएगा सर महाराष्ट्र की सीमा, महाराष्ट्र की सीमा सर किससे लगती है? तो बेटा महाराष्ट्र आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको यहां पे निकाल के दिखा देता हूं महाराष्ट्र कहां पे है। तो आपको ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना, ये महाराष्ट्र है। ये वाला पार्ट है आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, अब आप इसके एक तरफ में देखेंगे, एक तरफ में आपको यहां पे दिख रहा होगा गुजरात, दूसरी तरफ ऊपर की तरफ में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, ये वाला पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है? छत्तीसगढ़। नीचे की तरफ में देखेंगे तो तेलंगाना, और ये आपका कर्नाटक, और फिर आपका कौन सा? गोवा। ठीक है, अब आप बता दो इनमें से कौन सा नहीं लगता। मैंने कौन कौन से बताए? भारत की यानी महाराष्ट्र की जो सीमा है ये किस किस से लगती है? तो महाराष्ट्र की सीमा आपको दिखेगी गुजरात से, गुजरात के बाद मैंने क्या बताया बेटा? मध्य प्रदेश से। तो महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है, और मध्य प्रदेश के बाद में आपने देखा कि नीचे की तरफ में यानी छत्तीसगढ़ राइट साइड में, और जब हम नीचे की तरफ में आए आंध्र प्रदेश से तो आंध्र प्रदेश की ओर में देखेंगे तो तेलंगाना से लगती है, ना कि आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना के बाद अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना के जस्ट नीचे की तरफ में ये गोवा यानी गोवा की तरफ में और कर्नाटक की तरफ पहुंच जाएगा। तो यहां पर आपको इस प्रकार से महाराष्ट्र की सीमा दिखाई देती है। तो अब आप बता दो कौन सा इनमें से नहीं है। तो आप खुद देख पाएंगे कि इससे ना उड़ीसा की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नाती है इंडिया का, कौन नाती है बेटा? उड़ीसा की नहीं लगती। उड़ीसा आपका बिल्कुल ऊपर है, ये वाला पार्ट आपका उड़ीसा का है। यहां से सीमा किससे लग रही है? कहां लग रही है उड़ीसा से? ऑप्शन नंबर गलत बता दिया बेटा। ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान दे लो। मैंने तारीफ क्या कर दी, तो कहते हैं ना तारीफ ज्यादा कर देंगे तो फिर उसके बाद में क्या होता है, हमारे आंसर गलत होने लग जाते हैं। तो एक बार है कि मैं कोशिश करता हूँ कि तारीफ ना करूँ। 21 की तरफ जाते हैं, 22 की तरफ। नेपाल से किसकी सीमा नहीं जुड़ी है? बेटा ऐसे याद रखना, जब क्वेश्चंस ऐसे करते हैं ना तो यहां पे ना कभी ना कहीं ये नहीं वाला पार्ट जो है वो हमसे गलत हो जाता है। याद रखना, नहीं पर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन में नहीं दिख जाए तब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। नहीं नहीं दिखा है तब आप ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा गलती जो होती है क्वेश्चन में वो इसी से होती है। तो यहां पर हमसे पूछा जो गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। अब हमें यह पता होना चाहिए नेपाल से कौन से राज्य लगते हैं। भाई पहले नेपाल तो बता दो सर, हमें नेपाल ही नहीं पता कहां है। तो बेटा ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैं बना रहा हूं ये वाला पार्ट, ये है नेपाल, इसे कहते हैं नेपाल। और नेपाल की तरफ में आप देखेंगे हमारा एक उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, और आपका कौन सा? सिक्किम। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आंसर कौन सा होगा? भाई झारखंड तो बहुत नीचे है यार, ये कहां लेके आ गया यार? झारखंड तो बहुत नीचे है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। झारखंड लेके आ गया ये तो। ठीक है,
सुरेंद्र कुमार तुम फिर उड़ीसा बता रहे हो यार। भाई यूपी पुलिस, तुमने भी आंसर गलत बता दिया इस बार तो। भाई पुलिस की नौकरी करते करते क्या हुआ है, आपसे रिश्वत लेने लग गए क्या? बुरा मत मानना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी सीमा विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व में किन्हीं भी दो देशों के मध्य सीमा रेखा की लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाएगा कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो पांचवें नंबर की सीमा है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश अमेरिका और कनाडा है। तो वो तो आपका क्या है, सबसे लंबा हो गया। लेकिन पांचवी सीमा की बात की जा रही है भारत के लिए, तो आप यहां पे देखेंगे भारत के लिए तो सबसे बड़ी सीमा भारत के बांग्लादेश के साथ लगती है। लेकिन विश्व की पूछा जाएगा तो विश्व में पांचवी नंबर पर आता है भारत और बांग्लादेश। इस बात को याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 24 पे। अब पूछा गया है जल संधि के बारे में। बेटा मैं जल संधि को पढ़ा चुका हूं, अंडमान निकोबार पढ़ाया था मैंने। अंडमान निकोबार के अलावा आपको मैंने यहाँ पे आइलैंड्स पढ़ाए थे जिसका नाम था लक्षद्वीप। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी ना जल संधि बताई थी, स्टेट बताए थे। अब वही स्टेट हमसे पूछ लिया। क्या पूछता है ये, कौन सी जल संधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है मतलब सर, भाई हमारे पास में ना अब पानी में तो बॉर्डर बनेगा नहीं। और जब पानी में बॉर्डर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में दो जमीन होंगी और इस जमीन के बीच में कोई अक्षांश रेखा निकल रही होगी। अब इस अक्षांश रेखा से हम क्या बना देंगे, बॉर्डर बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, बॉर्डर बना देंगे। और बॉर्डर अगर बनाएंगे तो बॉर्डर अक्षांश से बनाया है तो 8 डिग्री चैनल के नाम से रखा जाएगा। इसे चैनल के नाम से रखा जाता है, ठीक है। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल आप जो सुनते हैं ना, वो चैनल हमारे पास में सेपरेशन के लिए होते हैं। अब बोला गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इनमें से कौन अलग करता है। तो याद रखना ये जो लाइन है 10 डिग्री की लाइन, ये 10 डिग्री की जल संधि जो होती है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। फिर आपके मन में आएगा सर कहीं ना कहीं सर इसके अलावा भी हमें जो ऑप्शन दिए इनमें से कुछ और बता दो। तो बेटा 8 डिग्री का चैनल भारत से रिलेटेड है, तो 8 डिग्री का जो चैनल है यहाँ पे मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप का पार्ट है, और इसके अलावा लक्षद्वीप के अलावा यहाँ पे मालदीव जो देश है इसके बीच में भी एक हमारे पास में 8 डिग्री का चैनल है जो अलग करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25, 10 डिग्री चैनल, भाई अभी तो बता दिया अंडमान और निकोबार के बीच में जो लाइन होती है वो हमारा 10 डिग्री चैनल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतराल है भाई, अंतराल। अब सर अंतराल कैसे बताएंगे, तो बेटा एक चीज याद रखना, मैं हूं ना, काहे टेंशन लेते यार। यहां पे एक लाइन लगती है, इसे कहते हैं हम देशांतर। यहां भी एक लाइन लगती है, इसे भी हम कहते हैं देशांतर। अब आप यहां पे देखेंगे यहां की जो लाइन यहां टच की गई है ना, ये लाइन की डिग्री है 68 डिग्री 7 मिनट की, ठीक है। ये है आपकी 97 डिग्री 25 मिनट की। लगभग दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 97 और 68 में कहीं ना कहीं हमारे पास में 29 डिग्री से ज्यादा का समय हो जाएगा। 68 डिग्री 4 मिनट और 7 रुक गया, 68 डिग्री 4 मिनट का हमारे पास में टाइम ये है, और 97 डिग्री 25 मिनट की रेखा हमारे पास में ये है। और जब हम इनको अगर कर दें माइनस, 97 डिग्री 25 मिनट को माइनस कर देंगे 68 डिग्री 7 मिनट से, और जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 29 डिग्री 26 मिनट के आसपास। क्या आया, 29 डिग्री 26 मिनट के आसपास। अब मैं आपसे कहूं कि 29 डिग्री 26 मिनट के मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से कर दूं, किससे कर दूं, 4 मिनट से कर दूं, तो मेरा आंसर कुछ निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही आप 4 मिनट से इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 118 आता है। लगभग कितना आता है, लगभग 118 मिनट निकल के आएगा, और 118 मिनट का मतलब हो गया लगभग 2 घंटे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसलिए ये याद रखना कि हमारे पास में जो टाइम है वो 97 डिग्री 30 मिनट, 25 मिनट और 68 डिग्री 4 मिनट के बीच का जो अंतराल है उससे हम 4 मिनट का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने घंटे का अंतराल है। इसलिए 2 घंटे का अंतराल है। अगर सूर्य यहां पे 4 बजे दिखाई दिया है तो यहां 6 बजे दिखेगा, अगर यहां 5 बजे दिखाई दिया है तो यहां 7 बजे दिखेगा। तो इस वजह से क्या होता है, सूर्य को तो कहीं आगे पीछे नहीं कर सकते, तो हमने अपना टाइम ही बदल दिया। कैसे बदला, हमने यहां पे क्या किया,
ये वाली लाइन खींच डाली और इस लाइन पे क्या किया, ये हमारी लाइन है 82.5 डिग्री की, और 82.5 डिग्री की लाइन हमारे लिए समय का निर्धारण करती है। तो समय हम इससे दिखाते हैं, जिससे 1 घंटा इसका और 1 घंटा इसका, दोनों के बीच की लाइन हमने यहाँ पे निकाल ली। भाई 1:20 कहाँ से हो गई, 1.20 मिनट लिख दिया। अरे 120 मिनट नहीं है, एक आपका 120 मिनट हो जाएगा, 1.20 मिनट आपने लिख दिया है शायद। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है, ये तो हमें पता है। सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे पहले का सूर्योदय होता है अरुणाचल, नाम भी इसका ही है, अरुणा का आंचल। अरुण कौन, सूर्य, सूर्य का आंचल कहां पे, अरुणाचल में। ठीक है, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है, भाई ये अभी तो बता ही दिया, 2 घंटे। ऑप्शन नंबर डी, ये तो मैंने अभी बता दिया, 2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है। बेटा आप एक बार बताओ, हमारे पास में तमिलनाडु का एरिया है, आप देखेंगे इस प्रकार से हमारा तमिलनाडु का एरिया है, ये नीचे की तरफ में। ठीक है, और यहां पे आपको क्या दिखेगा, यहां पे आपको श्रीलंका का पार्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप इस तरीके से देखते होंगे, श्रीलंका को बूंद की तरह दिखाई देता है। आप यहां पे देखेंगे इन दोनों के बीच में एक खाड़ी दिखाई देती है। ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में यहां पर स्ट्रेट दिखाई देता है, और इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इस स्ट्रेट का नाम ही पाक है। क्या नाम है, पाक, पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, PALK वाला पाक है। तो यहां पर भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करने वाला कौन है, पाक जल डमरू मध्य है, ऑप्शन नंबर सी है। आया, तो याद रखना। अब सुंडा पूछ लिया, अब आपके माइंड में सर इनका भी बता दो बेटा, सुमात्रा और जावा द्वीप, ये आपके सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में जो है वो आपका सुंडा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास बात दिए तस्मान सागर और दक्षिण सागर में है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 29। अब आया समझ बेटा, चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पूरी क्लास में आपको चीजों को समझा के चला है। मैं चाहता तो आपको क्वेश्चन के आंसर दे सकता था, क्वेश्चन आंसर, लेकिन मैंने यहाँ पे चाहता हूं कि आपने थ्योरी भी पढ़ ली, आप मेरे साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो दोनों में आपको अच्छे से पढ़ाने की बात करूंगा मैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे और अच्छे तरीके से सोचता हूँ कि अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन किया जा सके। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है, तो मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास में 9 स्टेट हैं जिनसे क्या है, तटी सीमा लगती है। तो तट रेखा कितने स्टेट से लगती है, 9 स्टेट से लगती है, और 4 यूटी से लगती है। और इनमें भी देखा जाएगा कि तट रेखा सबसे लंबी किसकी है, तो याद रखना स्टेट में गुजरात की सबसे लंबी है, और गुजरात की लगभग 1214 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। तो आपसे पूछा जाए कितनी सीमा लगती है, तो 1214 किलोमीटर की सीमा लगती है, और ये सबसे ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। अभी कुछ समय आंदोलन हुआ, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है श्रीलंका में। तो अबे आंदोलन की बात करोगे तो आंदोलन तो भाई ये करंट अफेयर्स के टाइप है, और करंट अफेयर में जहां पर भी आंदोलन हो उस चीज को देख लो कि वहां किस वजह से हो रहा है, वो चीज आपको यहाँ पे क्या करनी होती है, पढ़नी होती है। जैसे नेपाल में हुआ था, नेपाल में आंदोलन का नाम ही जैन जी आंदोलन रख दिया, तो जैन जी की एज क्या है, जैन जी क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसलिए कहता हूं इन चीजों को भी याद करते चलने। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती, मैं बता चुका हूं, 8 हमारे पास में स्टेट हैं, और 8 स्टेट में से हमारे पास में ये कौन कौन से हैं भाई, असम से नहीं गुजरती, सीधा सीधा याद कर लो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजस्थान, मिजोरम और झारखंड सबसे गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। आपकी एक नदी है जिसका नाम है माही नदी, और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आप याद कर लेना। कर्क रेखा का 23 डिग्री 30 मिनट का जो है वो उत्तरी अक्षांश है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के नहीं, दुनिया के सारे क्लाइमेट को भी डिसाइड करती है, लेकिन भारत के लिए डिसाइड करने वाला हमारे पास में हिमालय है। हिमालय ही हमारे यहाँ पे क्या करता है, एक प्रकार से हमारे क्लाइमेट को डिसाइड करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे इसी टाइम पर आपको और क्लासेस। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि केवल आपके 30 क्वेश्चन नहीं है बेटा, मैंने 80 से 90 क्वेश्चन रखे हैं। पहले चैप्टर का आपका पूरा मुंह तोड़ जवाब देना है। क्या आपको लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, लेकिन आज जो है मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी PDF जो है वो आपको आपके एप्लीकेशन पे मिल जाए। ठीक है,
चलिए, तो आज की क्लास में इतना। हाँ बेटा, तुम्हारा डेटा भी चला गया, फिर बाद में मुझसे लड़ोगे कि सर आपकी वजह से मेरा डेटा ही चला गया। इसलिए कह रहा हूँ आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, ऐसे ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे और आपको इस तरह से एक्सप्लेन भी करते रहेंगे, और आप भी हमारे साथ में इस तरीके से जुड़े रहेंगे। आपको ये बताइए बैच आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बैच से जुड़े भी रहिएगा, आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी करिएगा, आप यहाँ पे थ्योरी भी पढ़िएगा, और ज्योग्राफी मैं आपको पूरा कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।